हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए स्टेट ऑफ मैटर्स का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें फिर से वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है। और जैसा कि मैं हर बार फिनिश होने पर एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे करके जाता हूँ, जो आप लोगों को उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होता है और आपको ये क्लास कैसी लगी वो बताना होता है। ठीक है। तो आज की भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा सेशन। तो एक बार यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। ये लो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जो क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से इसको एक बार समझना सभी लोग। क्वेश्चन कहता है कि CO2 कैन बी द इजीली लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड बिकॉज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से द्रवित और आसानी से इसको हम सॉलिडिफाइड ठोस में बदल सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड स्टेट है उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। आपने नाम तो सुना होगा, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो ये जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड स्टेट होता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आसानी से क्यों ऐसा कर लिया जाता है। तो इसको आसानी से ऐसा इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। इट हैज वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा बच्चों वो इसका बिल्कुल राइट और उत्तम आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी ध्यान से समझना क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, इनमें से वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो आपको पता है कि यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस पार्टिकल में टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, ये भी हमारा रॉन्ग है। 100 डिग्री सेल्सियस वो वाटर की स्टेट में और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम की हीट में। तो आपको तो स्टीम के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा तापमान होता है एज कंपेयर टू वाटर की। तो हम कह सकते हैं द मोस्ट एनर्जेटिक इज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप होगा उसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या कंडीशन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये पदार्थ की स्टेट की ये पांचवी अवस्था है। ये पांचवी अवस्था है और जिसे दो वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है, एक सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन दोनों को मिलाकर के इसकी स्टेट बना दिया गया बॉस आइंस्टीन। बट इसकी स्टेट जो है वो कंडेंसेट है। कंडेंसेट का मतलब इट हैज वेरी कूल्ड, बहुत ही कम तापमान पर हम इसको क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। तो दो बातें याद रखना, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है और इसको बनाने के लिए जब हम एयर गैस की डेंसिटी के 1 लाख में पार्ट को हम क्या करते हैं, -273.16 केल्विन डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन, डिग्री सेल्सियस पर हम ठंडा करते हैं, तब याद रखना ये जो होती है वो BEC में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, BEC में, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जैसे जैसे आप किसी पार्टिकल को ठंडा करते जाते हो तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो अब एक बात मुझे बताओ भाई यहाँ पर कि यदि हमने इसको सबसे कम तापमान पर ठंडा किया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। और ना लो काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। और हाई तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका वो उचित आंसर है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंडीशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। ये भी एग्जाम एनडीए के अंदर कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, याद रखना एनडीए 2014 के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
तो भाई हम ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, और ये सुपर एनर्जेटिक स्टेट, पदार्थ की सबसे ऊर्जावान अवस्था है, कौन सी, प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बनता है तो ये भी देख लेंगे। जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो आपको पता है कि वो किस में बदलता है, तो बोलोगे सर लिक्विड में, और लिक्विड को गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, बोलोगे सर गैस में। लेकिन जब किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तब ये एक चमकीला पदार्थ निकालती है, जिस चमकीले पदार्थ को हम कहते हैं प्लाज्मा, जिस ब्राइट लाइट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा गैसों की एक अवस्था है, जब गैसें बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है तो प्लाज्मा की फॉर्मेशन करती है। तो चलिए देखते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, दिस इज द राइट आंसर। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारे CFL बल्ब जिसे बोलते हैं, CFL बल्ब, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं, तो उसके अंदर याद रखना इस गैस को भरा जाता है, नियॉन गैस को, जिसके अंदर से एक चमकीला प्रकाश निकालता है जो बहुत ही रोशनी पैदा करता है। अगला, जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो गैस आयनीकृत होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक, और ये तो मैंने भी बताया, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होते हैं। इसका मतलब द प्लाज्मा ग्लो विद द कलर्स, ये बात तो सही है कि प्लाज्मा कलर के साथ ग्लो करता है, लेकिन इस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर, ये बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो रहेगा रॉन्ग, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, द कलर्स ऑफ द वेपर्स फॉर्म्स ऑन द सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड्स। अब आपको पता है ये जो आयोडीन है वो एक प्रकार का नॉन मेटल है। क्या, एक प्रकार का नॉन मेटल, और ये एक प्रकार का ऐसा नॉन मेटल है जिसे ब्राइट नॉन मेटल कहते हैं। ये चमकीला एक प्रकार का अधातु है। जनरली हम सभी लोगों को पता है कि इस अधातुओं के अंदर चमक नहीं होती, बट आयोडीन के अंदर ब्राइटनेस, इसके अंदर एक चमक होती है, तो ये एक प्रकार का अपवाद भी होता है। दूसरी बात, आयोडीन जो है याद रखना, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो आयोडीन एक प्रकार का सब्लिमेटेड मटेरियल है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस रंग में बदल जाती है, तो ये आपको रटना है और याद रखना है, ये वॉयलेट कलर या पर्पल कलर में या वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है। कौन से कलर में, वॉयलेट कलर में। और मैं कुछ बता देता हूँ, जो सब्लिमेटेड मटेरियल होते हैं जिसके अंदर आता है हमारा कैम्फर, जिसे हम बोलते हैं कपूर, जो पूजा की जाती है वो कपूर। दूसरा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको भी गर्म करोगे तो बिना लिक्विड स्टेट में आए ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यदि मैं लिखूं नंबर 3, तो नंबर 3 में नेप्थालीन की गोलियां, नेप्थालीन बॉल, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़ों के बीच में रखा जाता है बैक्टीरिया और चूहे वगैरह से बचाने के लिए। और नंबर 4 में एंथ्रासीन। तो ये चारों के चारों जो है वो सब्लिमेटेड मटेरियल है, जिनको गर्म करने पर वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। तो भाई एक बार फिर से याद रखना, सभी लोग अपने दोस्तों को सेशन को शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक नहीं है। आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक होता है एंडोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर हीट प्रोवाइड कराना होता है, और एक्सोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर से हीट का इवोल्यूशन अपने आप होता है। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक बोला जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि इसके अंदर हीट बाहर से दिया जा रहा है। तो आपको पता है फ्यूजन जो होता है वो सन के अंदर होता है, इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद वेपोराइजेशन के अंदर भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब एक्सटर्नल हीट दे करके हम वेपोराइजेशन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है इसी के माध्यम से तो हम क्या करते हैं, इस एंडोथर्मिक के प्रोसेस को हीट करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ कि कोई इनसॉल्युबल हैवी इंप्योरिटीज है, यदि वो सॉल्युबल नहीं हो रही है तो उसको तापमान दे करके क्या सॉल्युबल नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये हमारा एंडोथर्मिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा
वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एवोपरेशन। निम्नलिखित में से कौन वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। आपको बताना इनमें से वो कौन सा ऐसा है जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता। तो सबसे पहले विंड स्पीड, बिल्कुल आपको पता है हवाएं तेज चलती है तो हमारे कपड़े जो होते हैं बड़ी आसानी से सूख जाते हैं, इसका मतलब है कपड़ों के ऊपर मौजूद जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं इजीली, जल्दी से। अगला है सरफेस एरिया। दूसरा एक और बात आपको पता है कि आपके कपड़े यदि तह लगा के रख दिए जाते हो तो उसको वो कपड़े सूखने में काफी लंबा समय लग जाता है, और उसको आप पूरे फैला करके रखते हो तो बड़ी आसानी से सूख जाता है। इसका मतलब सरफेस एरिया के कम ज्यादा होने से एवोपरेटिंग की रेट भी कम और ज्यादा होती है। टेम्परेचर, बिल्कुल भाई, गर्मियों के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, तो रीजन है ना टेम्परेचर। अब कहता है इनसॉल्युबल हैवी इंप्योरिटीज, कहता है कि यदि बड़े पार्टिकल को उसके अंदर इंसॉल्युबल कर दिया जाए इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है ना कौन सा नहीं प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल उत्तम आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपको पता है टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के भी। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेज द टेम्परेचर। ये कहता है कि इनमें से वो कौन सी ऐसी फिनोमिना है जिसके तापमान के बढ़ने से बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले, क्या तापमान के बढ़ने से डिफ्यूजिंग रेट बढ़ जाती है? बिल्कुल, डिफ्यूजन का मतलब होता है दो मटेरियल का सेल्फ एक दूसरे में मिक्स हो जाना, तो बिल्कुल ये सही है। एवोपरेटिंग, बिल्कुल तापमान बढ़ाने से एवोपरेटिंग की रेट बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। कॉम्प्रेशन ऑफ द गैसेज, ये भी बिल्कुल सही है, एवोपरेशन भी सही है, कॉम्प्रेशन ऑफ द गैसेज भी, सॉल्युबिलिटी भी सही है, क्योंकि आपको पता है यदि दो मेटल एक दूसरे में मिक्स होते हैं और वह जल्दी मिक्स नहीं होते तो उनको हम गर्म कर देने से वो बड़ी आसानी से और इजीली से क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट एवोपरेशन तो है ही, डिफ्यूजन तो है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, आपको पता है गैसों के अंदर तापमान को बढ़ाने से गैसों की एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी, फैलने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। और ये आप लोगों के लिए प्रश्न आ चुका है, आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न आ चुका हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग फिर इस बार लास्ट सेशन में आप सभी लोगों ने भैया बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया, और लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दिया है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे इस सेशन को देखेंगे, इस ऑप्शन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊंगा, और अगली बार हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस सेशन से आप कुछ सीख करके जाओगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड रहेगा। तो सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, अपना ध्यान रखना और पूरी तरह से पढ़ाई में मस्त हो जाना, क्योंकि सितंबर आने में देर नहीं है, सितंबर अभी आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, एक बार फिर से सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।